हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडिया की फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज यूट्यूब चैनल में। इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है। आप सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर अवेलेबल है। सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो नाउ स्टार्ट्स अवर टॉपिक दैट इज एल्काइल हैलाइड। ये हमारी यूनिट 3 का पार्ट है, एल्काइल हैलाइड। सबसे पहले हम जानते हैं कि एल्काइल हैलाइड होते क्या हैं। एल्काइल हैलाइड पे आपको सिलेबस के हिसाब से अपने सिलेबस जो भी है आपने देखा होगा, वहाँ एस्ट्रिक लगा हुआ है, स्टार साइन है, तो हमें वही चीज़ सेम रिपीट करनी है जो हम अपनी सेकेंड यूनिट में करके आए हैं। जैसे कि क्या प्रिपरेशन है, सबसे पहले एल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन क्या है, क्या टाइप्स हैं, देन क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी प्रिंसिपल्स, mechanism, applications, example, differences, everything we will include in our introductory part। ठीक है, ये सब हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऐसा मान के चलो इंक्लूड करना ही करना है, और हमें ये पता होना चाहिए। एक चीज़ क्या करना, आप ना जिससे क्या कर सकते हो, एल्काइल हैलाइड का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको सेपरेटली पढ़ लेना। सेम ऐसे जैसे एल्कीन, एल्केन और कॉन्जुगेटेड डाइन्स का था वो सेपरेट है, उसको अलग पढ़ना। देन जो आपके रिएक्शंस हैं या फैक्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें जो आएंगी, काइनेटिक्स, ऑर्डर, ये सब चीज़ें, उनको क्या करना, उनको सेपरेट करके पढ़ना। तो क्या होगा, आपको एक इंट्रोडक्शन पता है, आपको उसकी जानकारी है, जैसे आपका कोई दोस्त है उसके बेसिक आपको पता है, वैसे ही हमें इनको पढ़ना है। एल्काइल हैलाइड को हम हेलो एल्केन्स या हेलोजन एल्केन्स भी बोलते हैं। ये हमें पता है, कहीं ना कहीं इसमें क्या इंक्लूड होने वाले हैं, हेलोजन्स की बात करने वाले हैं। हेलोजन्स हमारे क्या क्या होते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक या एक से ज़्यादा हेलोजन एटम्स इंक्लूड हैं। जैसे हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो ये क्या है, ये हमारे हेलोजन्स हैं। आपका कोई भी कंपाउंड है, उसमें अगर आपको ये चीज़ें एक या एक से ज़्यादा हेलोजन कंपाउंड देखने को मिलेगा, तो आप उसको क्या बोल दोगे, एल्काइल हैलाइड्स बोल सकते हो, जिनको हम हेलो एल्केन्स भी बोल सकते हैं। वर्सेटाइल कंपाउंड है, सबसे पहली बात, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इनकी यूजेस, एप्लीकेशन है। ठीक है, अब जैसे टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन क्या है एल्काइल हैलाइड्स की। हमारे जो एल्काइल हैलाइड्स हैं वो दो मेजर कैटेगरीज में या मेन क्राइटेरिया में बैठते हैं या सेट होते हैं। एक तो कितने नंबर ऑफ हेलोजेंस हैं, ठीक है, हेलोजेंस है, और कितने टाइप्स के कार्बन एटम है। एक आप सोचो, एक तो हमारा 1 हेलोजन है, 2 हेलोजेंस हो गए, 3 हेलोजेंस, और मोर देन 4 और मोर हेलोजेंस। तो ये क्या हो गया, ये नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पर डिवाइड होगा। और टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, अगर हमारा प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, तो वो डिपेंड करता है कि हमारा टर्शरी कार्बन एटम है या बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है हेलोजन का, वो टर्शरी कार्बन से है, सेकेंडरी कार्बन से है या प्राइमरी से है। तो इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन आ जाएंगी आपको। नॉमेनक्लेचर की हम बात करें, सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड हम जाते हैं। अगर IUPAC कुछ रूल सेट किया है, उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले आपको वही नॉर्मल चीज़ है, आपको वो लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी है जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है। आप वही लॉन्गेस्ट चेन कनेक्ट करोगे, उससे लाइक उसको नेमिंग स्टार्ट करोगे जहां हेलोजन अटैच है। फिर आप नंबरिंग करना स्टार्ट करोगे। आप हेलोजन की साइड से स्टार्टिंग करोगे, जो कोई भी एंड अगर हेलोजन के पास आता है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है, या आप बोलो नंबरिंग वैसे स्टार्ट होगी। फिर आप कंबाइन करोगे, जो लोकेंट है या पोजीशन नंबर है उसको फिर कंबाइन करोगे हेलोजन प्रीफिक्स के साथ। आपका हेलोजन प्रीफिक्स हमेशा कहलाएगा, और फिर उसके बाद आपका बेस नेम आ जाएगा एल्केन का, ठीक है, जैसे क्लोरोमीथेन है या फिर एक तरीके से फ्लोरोमीथेन है। इस टाइप से समझ के चलो कि हम ऐसे नेमिंग करने वाले हैं। ये नॉमेनक्लेचर एल्काइल हैलाइड्स का बहुत ही लाइक सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ नहीं होता इसमें। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे इथाइल क्लोराइड है, जैसे क्लोरोमीथेन है, इस टाइप से ऐसे मान के चलो। फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने उसमें भी पढ़ी थी, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है एल्केन से ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या थे, हमारे
पोलर कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स। अब जब ये होते हैं तो इसकी वजह से हैलोजन साइज इंक्रीज होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल हो पाएंगे। ये वाटर तो आप सोच भी मत पाओ कि ये पोलर सॉल्वेंट है, ये पोलर सॉल्वेंट नहीं है, ये सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट कंपाउंड आपको देखो। जहाँ सॉल्युबिलिटी की बात होगी तो आप नॉन पोलर सॉल्वेंट आंख बंद करके लिख सकते हो कि क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, अल्कोहल है, इस टाइप से। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है, जिसमें हमें क्या बढ़ना है, सब्जेक्ट टू SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। आगे जब आप अपना सिलेबस देखोगे वहाँ पे SN1 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, तो सिलेबस में आपको सब चीज़ें मेंशन है। तो उसी के बेस पे हम ये देखेंगे हमारा जो हैलोजन है वो रिप्लेस हो जाता है न्यूक्लियोफाइल से। तो उसको क्या आप ऐसा समझो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी जगह पे न्यूक्लियोफिलिक का होना, किसी को रिप्लेस करके वहाँ अपनी सीट पर बैठेगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन रिएक्शन एल्कीन फॉर्म करेगा, किसके थ्रू, E1 E2 मैकेनिज्म के थ्रू। वो हैलोजन को रिमूव करेगा और कोई एक हमारा हाइड्रोजन जो कार्बन के एडजेसेंट है ना, वो उसको रिमूव करके, मतलब सोचो आपका एलिमिनेट क्या होगा, हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों एलिमिनेट होके वो एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। रिएक्टिविटी जो मेटल की है हमारी, जिसमें हमारा मेटल से रिएक्ट करेगा, जैसे मैग्नीशियम है वहाँ, तो उसकी वजह से ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड फॉर्म होगा। जब भी कभी ये चीज़ रिएक्ट करती है तो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स फॉर्म होता है, फॉर एग्जांपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आपको जानना होगा कि अल्काइल हैलाइड की एप्लीकेशन क्या है, फिर हम अपने प्रिपरेशन पे एज यूजुअल आएंगे। ये तो हमारा एक नॉर्मल बेसिक हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट में। अब जैसे सॉल्वेंट है, यहाँ पे हम सॉल्वेंट को यूज़ करेंगे केमिकल रिएक्शन में, जैसे क्लोरोफॉर्म है, मिथाइलिन क्लोराइड है। रेफ्रिजरेंट्स में अल्काइल हैलाइड यूज़ होता है, जैसे हमारा क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, HFC है, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं रेफ्रिजरेंट्स में। आपके घर में अगर रेफ्रिजरेंट है या फिर रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज जिसको हम कहते हैं, अगर वो है तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आपने सुना भी होगा। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स में जब भी कभी सिंथेसिस होना है तो ये इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। एग्रोकेमिकल में भी ये इंटरमीडिएट है हमारा। पॉलीमर्स में विनाइल क्लोराइड को यूज़ किया जाता है, जब भी हम कभी PVC का या किसी पॉलीमर का प्रोडक्शन कर रहे हैं उस टाइम पे इसको एज इन विनाइल क्लोराइड भी हम, ये भी अल्काइल हैलाइड है, इसको यूज़ करके हम पॉलीमर फॉर्म करते हैं। अब प्रिपरेशन होनी है एल्काइल हैलाइड की, कैसे होगी, एल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा, पहले तो हम प्रिपरेशन देखेंगे, फिर केमिकल रिएक्शन पर जाएंगे। अब इसमें क्या होता है हमारे, देखो कुछ मेथड्स हैं जिससे हमें याद रखना है, जैसे अपना हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स, हम हैलोजनेशन कराएंगे आपका। इस मेथड में एल्केन का रिएक्शन होगा, एल्केन का रिएक्शन होगा हैलोजेंस के साथ, किसकी प्रेजेंस में, UV लाइट और हीट की प्रेजेंस में। हैलोजनेशन में आपका एल्केन रिएक्ट करेगा किससे, हैलोजन से। ठीक है, उससे रिएक्ट करने के बाद किसकी प्रेजेंस में होगा, या तो UV लाइट होगी या आपकी हीट होगी, इसकी प्रेजेंस में रहेगा। इस रिएक्शन जैसे ही आगे रिएक्शन बढ़ेगी तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगा ये, और जिसकी वजह से हमारा एट द एंड एल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स का याद रखना है तो इसमें क्या होता है, आपका मीथेन है, यहाँ ये मीथेन है, ये रिएक्ट कर रहा है किससे, क्लोरीन से, किसकी प्रेजेंस में, UV और या लाइट की प्रेजेंस में, हीट की वजह से, कोई भी हो सकता है एज सच, किसी की भी प्रेजेंस में वो रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म करेगा, क्लोरोमीथेन फॉर्म कर रहा है ये, क्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बस ऐसे समझो, हमारा मीथेन था, रिएक्ट करा क्लोरीन से रिएक्ट करने के बाद क्लोरोमीथेन बना, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। ठीक है, बस इतना सा है, ये एग्जाम्पल है, ये समझो हैलोजनेशन, हैलोजन का एडिशन हो रहा है, ऐसा समझो कुछ ना कुछ, या एल्केन और हैलोजन रिएक्ट कर रहे हैं UV लाइट की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बन रहा है, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देन आते हैं हमारे एल्कोहल से। अब एल्कोहल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात की थी कि न्यूक्लियोफिलिक खुद बैठ जाता है, ठीक है, उसको रिप्लेस कर देता है। अब एल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एल्काइल हैलाइड में, सिर्फ किससे रिएक्ट करके, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करके। या तो वो हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन हैलाइड कैसे हो गए, हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक जो भी है, उससे रिएक्ट करके क्या होगा, इसमें फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी
एल्काइल हैलाइड की, मतलब अल्कोहल से आप डायरेक्ट फॉर्म कर सकते हो। बस इसमें ये याद रखो, यहाँ से अल्कोहल है हमारा कोई, इथेनॉल मान लो, इथेनॉल रिएक्ट किया किससे, हाइड्रोजन से, या हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हम क्या बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये इथाइल ब्रोमाइड बनाएगा। इथेन था ना, यहाँ इथेनॉल था, अल्कोहल जो हमने लिया वो इथेनॉल था, इथेनॉल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, क्या देगा, इथाइल ब्रोमाइड देगा वाटर के साथ, विद वाटर। बस ऐसे याद रखो, अल्कोहल में कुछ भी हो सकता है हमारा, एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, जो भी है A to Z जो भी है, जो 1 to 10 हमने न्यूमरल्स देखे थे केमिस्ट्री के, वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करेगा, फॉर्म करेगा हमारा एल्काइल हैलाइड, देन वाटर। ये इसका एग्जाम्पल देख लो, ये सेम वही एग्जाम्पल है। इसको हम क्या बोलते हैं, या इस ट्रांसफॉर्मेशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, बस इतना सा हमें जानना है। अब जैसे आपका हैलोजन एक्सचेंज है, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन में 1 एल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करते हैं हम किसी दूसरे में। अब इस इन्होंने क्या बोला था, ये बोलते हैं हमारा एक एल्काइल हैलाइड है, हम उसको दूसरे एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस बोल दो, रिएक्शन बोल दो, या तो सोडियम हो या पोटेशियम हो। ये पोटेशियम सोडियम हैलाइड सॉल्ट हमें मिल गया तो उसकी प्रेजेंस में, जैसे सोडियम क्लोराइड है या पोटेशियम क्लोराइड है, तो इसकी प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड को इससे रिएक्ट कराएंगे एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। यहाँ ध्यान रखना, हमारा जो सॉल्वेंट है वो है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, उसकी प्रेजेंस में वो रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, अनदर हैलाइड फॉर्म करेगा, वो दूसरा हैलाइड बनाएगा। मतलब ये सोचो हैलोजेंस में ही एक्सचेंज करा रहे हैं, या आप ऐसे समझो हम एल्काइल हैलाइड को ही एक दूसरे से, मतलब वो होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन, पहले वो कुछ और था बट उसका फिर ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप होने के बाद वो कुछ और बन गया, तो ब्रेकअप जो है वो हमारा क्लोराइड, या आप ये सोचो हैलाइड सॉल्ट है, ठीक है, सोडियम हैलाइड सॉल्ट मान लो, ठीक है, वही उसकी वजह से उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया दूसरे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई भी ब्रोमो इथेन है, उसको हम सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट कराएंगे तो वो आइडो मीथेन बनाएगा, आइडो इथेन के साथ सोडियम ब्रोमाइड बनाएगा, ये फॉर्म होगा, ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज हो गया यहाँ। अब एल्कीन्स है हमारा, एल्कीन्स में कन्वर्ट होता है, एल्कीन्स कन्वर्ट हो जाएगा एल्काइल हैलाइड में, रिएक्शन में क्या होगा हमारा हाइड्रोजन हैलाइड, एल्कीन को हम रिएक्ट कराएंगे अपने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, वो रिएक्ट करने के बाद एक तरीके से क्या फॉर्म करेगा, हमारा एल्काइल हैलाइड फॉर्म कर सकता है, कर देगा। इस प्रोसेस में हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, जहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड जो एल्कीन के हैं वो ओपन हो जाएंगे, और ओपन होने के बाद वो अटैच हो जाएंगे हैलोजन एटम से। बस इतना सा प्रोसेस है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में। आपका जो डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन के पास डबल बॉन्ड है ना, पढ़ा था लास्ट यूनिट में, उसका डबल बॉन्ड खुल जाएगा या ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद कहाँ अटैच हो जाएगा, वो हैलोजन से जाकर अटैच हो जाएगा, जैसे हमारा ब्रोमाइड है ना, तो इससे जाके अटैच हो जाएगा। आप प्रोपीन है, प्रोपीन को रिएक्ट कराओगे हाइड्रोजन क्लोराइड में तो 2 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन इसलिए बन जाएगा क्योंकि वो खुल गया, ठीक है, ओपन हो गया उसका बॉन्ड, और वो फॉर्म करेगा फिर किसके साथ, हैलोजन एटम के साथ। अब ये तो था हमारा, हमने जो देखा प्रिपरेशन। अब केमिकल रिएक्शन होगी, हमारा जो एल्काइल हैलाइड है वो किसी ना किसी के साथ तो रिएक्ट करेगा ना, कुछ प्रॉपर्टी है उसकी, उसको टेक पार्ट करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि वर्सेटाइल है एल्काइल हैलाइड, हमारा वर्सेटाइल होता है, वो रिएक्ट कर सकता है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घूम सकता है, ठीक है। अब उस हिसाब से जैसे आपका रिएक्शन है जिसमें हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें हमारा SN2 मैकेनिज्म है, ये तो अभी SN1 SN2 छोड़ दो, वो एक्सप्लेन हम आगे जाके करेंगे, थोड़ा सा बेसिक और इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसमें थोड़ा सा बैक साइड है कि जो अटैक होने वाला है वो न्यूक्लियोफाइल से ही होगा, या एक ऐसा 1 स्टेप प्रोसेस है जहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होने वाला है या बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों चीजें साथ होंगी, बॉन्ड बनेगा भी और साथ ही साथ बॉन्ड ब्रेक भी होगा।
अगर आप कभी भी दो चीजें कर रहे हो एक साथ, एक नाव में पैर रख, दो नाव में पैर रख के चल रहे हो, आपको लगेगा सब अच्छा चल रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, सब बढ़िया है, बट साथ ही साथ आप गिर जाओगे कुछ आगे चल के, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब आपका जैसे एग्जाम्पल ले लो, 2 ब्रोमोप्रोपेन है, अगर हम उसको रिएक्ट कराते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन के साथ, हाइड्रो ऑक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा, ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म का रिएक्शन है। बट साथ ही साथ SN1 में रिएक्शन में कार्बोकेशन का फॉर्म होगा। कार्बोकेशन जो हमारा इंटरमीडिएट है, यहाँ पे 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होने वाले हैं। ये मोस्ट कॉमनली आपको टर्शरी एल्काइल हैलाइड में देखने को मिलेगा। एक्सप्लिसिटली एक अगर इसका जनरल इक्वेशन आपको मिलेगा तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन है हमारा S1 मैकेनिज्म में। तो ये है हमारा न्यूक्लियोफिलिक। देन एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने E1 और E2 पढ़ा था, वो यहाँ अप्लाई कर दो। E2 हमारा एक सिंगल स्टेप है, बट साथ ही साथ अगर देखा जाए E1 नहीं है, तो सेम वही सिंगल स्टेप में मैकेनिज्म है जहाँ पे बेस एब्स्ट्रैक्ट है प्रोटॉन, वो क्या करेगा, वो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे ही लीविंग ग्रुप जो है हमारा, लीविंग ग्रुप भी है ना वहाँ पे, वो जैसे ही जाएगा वहाँ पे उसका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। E1 में कार्बोकेशन इंटरमीडिएट जो है वो एलिमिनेशन को फॉलो करता है, उसके साथ ही फॉलो करते करते पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, देन वो जाके डबल बॉन्ड बनाएगा। फॉलोइंग अप है इसमें थोड़ी सी। अब एक्सप्लिसिटली इसकी जो रिएक्शन है, इक्वेशन कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिलेगी। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन है, ये ऐसे याद रख लेना, जैसे न्यूक्लियोफाइल में हम जो बात कर रहे हैं वो SN1 एंड SN2 की बात हो रही है, एटलीस्ट आपके पास कुछ होगा ना लिखने के लिए। अब इलेक्ट्रो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारा E1 और E2 की बात है। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन है, इसमें आपको ऐसे मान के चलो, आपका जो हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम से, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब जैसे आपका फॉर्मेशन हुआ है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, वो कैसे फॉर्म हुआ है, आपका जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉर्म हुआ है वो पहले रिएक्ट किया है, एल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम दोनों साथ में रिएक्ट किए हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ही ये चीज़ बनी है। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है कि मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, देन ओनली इट विल फॉर्म समथिंग। वर्ड्स रिएक्शन है, जैसे सब में देखो। अब ये केमिकल रिएक्शन में एक चीज़ तो आपको समझ आ ही गई होगी कि हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ एल्काइल हैलाइड को अलग अलग केमिकल रिएजेंट से क्या कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी रिएक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतना सा है। जैसे हमारा एल्काइल हैलाइड है, वो सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा ड्राई ईथर में तो हायर एल्केन्स बनाएगा, ये वर्ड्स रिएक्शन है। सेंट मेयर रिएक्शन में एराइल डाइजोनियम सॉल्ट होता है, वो कॉपर से रिएक्ट करेगा, कॉपर हैलाइड से, तो एराइल हैलाइड फॉर्म होगा। अब हमारा जैसे फिंगरस्टीन रिएक्शन है, तो उसमें अल्काइल हैलाइड जो है उसमें हेलोजन एक्सचेंज होगा, अंडरगो होगा हेलोजन एक्सचेंज, जिसमें सोडियम पोटेशियम होगा। सोडियम पोटेशियम है सॉल्ट देखने को मिलेगा, सेम जो हम ऊपर पढ़ के आए थे ना, सेम वही रिएक्शन है, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें। ये था हमारा इंट्रोडक्टरी या बोलो एक बेसिक पार्ट जो हमें एल्काइल हैलाइड और इन सब के जितने भी हमारे 1 by 1 हमें पढ़ना है कंपाउंड्स अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनका पार्ट है। एल्केन्स का पढ़ लिया, एल्कीन्स पढ़ लिया, कंजुगेटेड डाइन्स पढ़ लिया है हमने, देन हमने ये एल्काइल हैलाइड पढ़ा है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे 1 by 1 जो हमने एग्जैक्ट पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे। देखो हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो काइनेटिक्स पढ़ना है, ऑर्डर पढ़ना है, स्टीरियो पढ़ना है, रीअरेंजमेंट पढ़ना है, बस ये चीज़ देखनी है। सेम हम SN2 में करेंगे जाके। SN1 रिएक्शन जो फॉलो करता है, इसके 1 से याद रखो, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को ही फॉलो करता है। जैसे हमारा E1 में वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा था ना, वहाँ सेम यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगा, जिसमें रिएक्शन रेट जो है वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पर। क्या डिपेंड करेगा, जो हमारा रिएक्शन रेट है वो डिपेंडेंट रहता है कंसंट्रेशन पर। आपको याद है लास्ट हमने देखा था वो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर था, यहाँ एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे है। तो अगर आप देखोगे रेट इक्वेशन अगर आपको जाननी है, तो रेट ऑफ एन SN1 रिएक्शन इज गिवन बाय द इक्वेशन रेट इज इक्वल टू एल्काइल हैलाइड
ठीक है, हमारा एल्काइल हैलाइड है जहाँ पे के हम रेट कांस्टेंट रखेंगे, ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारा एल्काइल हैलाइड का उसको डोनेट करेगा एल्काइल हैलाइड टू एल्काइल हैलाइड, ये आ जाएगा पूरा हमारा रेट इक्वेशन। काइनेटिक हम समझ गए। हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर पता करना है कि क्या किस सीक्वेंस में आता है। तो ये किस सीक्वेंस में है, पहले टर्शरी है हमारा, फिर सेकेंडरी है, देन प्राइमरी है। तो आप कैसे बोलोगे S1 रिएक्शन में ये ऑर्डर फॉलो होता है। रीजनिंग ये है कि जो ऑर्डर है वो स्टेबिलिटी के बेसिस पर है। हमारा जो ऑर्डर डिसाइड होगा कि स्टेबिलिटी कार्बोकेशन का क्या है, जो हमारा फॉर्म हो रहा था रिएक्शन के टाइम पे, उसके बेसिस पर ही हमारे जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का वो डिसाइड होता है। जिसमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेशन फॉर्म करता है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा होती है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, टर्शरी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, वो ऑर्डर में फर्स्ट हाईएस्ट पे रहता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमारी रेसिमाइजेशन है, जहाँ पे SN1 रिएक्शन को क्या होता है, वहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म करना पड़ता है, जिसमें क्या है आपका इनेंशियोमर्स है, इनेंशियोमर्स का इक्वल मिक्सचर होगा। RNS की कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप रेसिमाइजेशन को समझो कि आपका जो एक रिएक्शन है, रिएक्शन से क्या बन रहा है, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म हो रहा है। तो यही रेसिमाइजेशन है जहाँ पे हमारा इक्वल इनेंशियोमर आपको देखने को मिलेगा, या इक्वल मिक्स देखने को मिलेगा किसका, इनेंशियोमर का। मैकेनिज्म में जैसे आपका कार्बोकेशन है, कार्बोकेशन जो इंटरमीडिएट है वो प्लानर है, ठीक है। ज्योमेट्री की अगर बेसिस पे बात करें तो ये प्लेनर है। अब साथ ही साथ यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा दोनों साइड से। जैसे ही दोनों साइड से इस पे अटैक होगा तो क्या होगा, इसका एक आउटकम आएगा आपके पास। उस आउटकम में आपका पॉसिबल इनेंशियोमर्स बनेंगे। क्या होगा, बोथ पॉसिबल इनेंशियोमर फॉर्म होगा, और हेंस रेसिमाइजेशन हमारा आपको कंप्लीट होके दिख जाएगा। रीअरेंजमेंट होना है जिसमें कार्बोकेशन है, जैसे पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की कि कार्बोकेशन को हम रीअरेंज करेंगे SN1 रिएक्शन के टाइम पे, तो इसकी वजह से एक हमारा स्टेबल कार्बोकेशन फॉर्म हो जाएगा। कॉमन अगर रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा वो हाइड्राइड और एल्काइल शिफ्ट्स होता है, ठीक है, कॉमन रीअरेंजमेंट है। स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर बात करें तो रीअरेंजमेंट में नॉर्मल जो हमारा जो फॉलो करेगा ना, वो जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर को फॉलो करेगा। जो हमारा कार्बोकेशन का जो जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर है उसको फॉलो करेगा। साथ ही साथ वहाँ पे फॉर्मेशन होगा स्टेबल कार्बोकेशन का, ठीक है। इससे पता चल जाएगा फॉर्मेशन जिसमें SN1 रिएक्शन है तो वहाँ क्या होगा, एग्जाम्पल हम पढ़ लेंगे। तो वहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन है विद वाटर। सबसे पहले फॉर्मेशन होगा कार्बोकेशन का, जैसे हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, 2 ब्रोमोप्रोपेन है, तो वो फॉर्म करेंगे सेकेंडरी कार्बोकेशन इंटरमीडिएट को, ठीक है। सेकेंडरी कार्बोकेशन इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा बाय वाटर से। तो जो हमारा वाटर था वो अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा दोनों साइड से। तो क्या फॉर्म होगा, हमारा आइसोप्रोपेनॉल फॉर्म होना है, ठीक है। वाटर हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और उसकी वजह से हमारा आइसोप्रोपेनॉल फॉर्म होगा। जब ओवरऑल हम इस रिएक्शन को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन है वाटर के साथ, उससे हमें क्या मिला, एक तो आइसोप्रोपेनॉल मिला और हाइड्रोब्रोमिक एसिड मिला। ये दोनों चीज़ें हमें ओवरऑल रिएक्शन को देखने के बाद मिली थी। ये हमारा SN1 का रिएक्शन है। अब SN2 रिएक्शन है। अब SN2 हमारा क्या फॉलो करता है, वो फॉलो करता है हमारे सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, जहाँ पे जो रिएक्शन है वो दोनों पर डिपेंड करती है, हमारे एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर भी और न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगी। यहाँ पे दोनों, वहाँ पे सिर्फ वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा था, यहाँ न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगा। अब आपको रेट ऑफ इक्वेशन जानना है, रेट इज इक्वल टू एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। इससे आपको पता चल जाएगा के कांस्टेंट रहने वाला है, कंसंट्रेशन होगी एल्काइल हैलाइड की, और हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा जिसमें हमें न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी। अब जैसे ऑर्डर रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसमें कैसी है कि हमारा सबसे पहले जैसे मिथाइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले प्राइमरी है, देन सेकेंडरी है, देन आपका टर्शरी है। तो अगर आप देखोगे इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है जो न्यूक्लियोफाइल की एबिलिटी को अफेक्ट करता है, जहाँ पे हमारा जैसे इसको अफेक्ट करेगा तो उससे क्या होगा, कार्बोकेशन से अटैच जो लीविंग ग्रुप था उसकी तरफ वो ज़्यादा
लाइक बढ़ेगा, उसको अप्रोच करेगा, देन ये जाके वर्क करता है। जो हमारा मिथाइल है या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो हिंडर्ड नहीं होते ज़्यादा कंपैरेटिवली और ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब उसकी वजह से जो हमारा टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो लेस रिएक्टिव होता है। अब SN2 में आप ध्यान रखना, SN2 हमारा उल्टा चलता है। SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 से नहीं, मतलब टर्शरी से नहीं, प्राइमरी से शुरू होगी। प्राइमरी हमें देखने को मिलेगा रिएक्टिव ज़्यादा है कंपैरेटिवली टर्शरी से। अदर जितनी हमने जगह पढ़ा है अलग अलग जगह, वहाँ टर्शरी ही मोस्टली रिएक्टिव रहता है। अब इन्वर्जन स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पे SN2 रिएक्शन रिजल्ट करता है इन्वर्जन में, कि हमारा जो स्टीरियो केमिस्ट्री है कार्बन सेंटर के टाइम पे जब वहाँ सब्स्टिट्यूशन तो होना ही होना है, तो वहाँ पे इन्वर्जन होगा स्टीरियो केमिस्ट्री का, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या नोन एज होता है वो वेल्डन इन्वर्जन, वेल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। अब मैकेनिज्म है जहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा दोनों अपोजिट साइड पे, किस पे, लीविंग ग्रुप पे, जिसकी वजह से क्या बोल सकते हो उसको बैक साइड अटैक हो सकता है, इन्वर्जन होगा कॉन्फ़िगरेशन का। और कार्बोकेशन रीअरेंजमेंट में लैक ऑफ रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप ऐसा मान के चलो, डज नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ कार्बोकेशन इन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, ऐसा मान के चलो, वहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है, रिएक्शन नहीं होने वाली। तो ये किसका होगा, सिंगल कंसर्टेड, हमारा कंसर्टेड स्टेप है जिसमें अटैक भी होना है न्यूक्लियोफाइल पे और लीविंग ग्रुप का डिपार्चर भी होना है। मतलब उस पर दोनों ही होने वाला है कि भाई एक तो उसकी संपत्ति लुटने वाली है और साथ ही साथ संपत्ति लुटने के साथ साथ उसका कोई जाने भी वाला है, ऐसा समझो। मतलब उसको दुख भी है और उसका बड़ा शोक भी है, दुख कष्ट पीड़ा सारा SN2 के कार्बोकेशन रीअरेंजमेंट के टाइम पे उसको मिल जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारा जैसे एक रिएक्शन है, हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है वो अटैक करेगा हमारे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पे, जैसे हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन है, तो दोनों साइड से जैसे ही अटैक होगा तो इसमें क्या होगा, हमारा ब्रोमो जो है, ब्रोमो आयन वो क्या करेगा, एक तरीके से लीविंग ब्रोमाइड है वो छोड़ के चला जाएगा, ये हमारा लीविंग ग्रुप है। लीविंग जब करेगा तो वहाँ पे फॉर्मेशन होगा प्रोपेनॉल का, जो 1 प्रोपेनॉल है वो इन्वर्जन होगा स्टीरियो केमिस्ट्री का, जहाँ पे कार्बन इनिशियली बॉन्ड होता है ब्रोमाइड से, ठीक है, जो ब्रोमाइड से बॉन्डेड था। अब देखो ये सारा हमने पढ़ लिया। अब SN1 वर्सेस SN2 रिएक्शन देखना है, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, टेबल आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ये वही चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोनों रिएक्शन में। अब हम देखेंगे क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से SN1 SN2 रिएक्शन अफेक्ट होता है। देखो सबसे पहले वही चीज़ें हैं, आप अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ की बात करो कि न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है तो क्या होता है, अगर जैसे SN1 हमारा फेवर करता है वीक न्यूक्लियोफाइल को, वहाँ पे आपको न्यूट्रल या मिनिमाइज कम्पिटिटिव एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा जो ऑफन नेगेटिवली चार्ज रहेगा। फिर सॉल्वेंट की पोलैरिटी पे बात करें तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जैसे मेथनॉल, वाटर हो गया, जो फेवर करेगा स्टेबलाइज कार्बोकेशन में। SN2 हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है जहाँ पे एसीटोन, DMSO फेवर आ जाएगा। अब जैसे स्ट्रक्चर अल्काइल हैलाइड है, उसमें जो हमारा टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि उसमें एक स्टेबल कार्बोकेशन फॉर्मेशन हुआ है। बट SN2 में ऐसा नहीं होता, यहाँ टर्शरी है तो यहाँ प्राइमरी है। हमारा जो प्राइमरी मिथाइल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो रिएक्टिव रहता है जहाँ पे मिनिमल स्टेरिक हिंड्रेंस है। किसकी वजह से, यहाँ तो देखो स्टेबल कार्बोकेशन फॉर्मेशन है इसलिए टर्शरी है, प्राइमरी इसलिए क्योंकि यहाँ पे मिनिमल स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस में आप देखोगे SN1 में लेस सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि आज देखा जाए कार्बोकेशन इंटरमीडिएट, प्लेनर और एक्सेसिबल है। बट SN2 में ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाई स्टेरिक हिंड्रेंस होने वाला है जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का एक्सेस जो रिएक्शन सेंटर पे था वो नहीं होगा, वो प्रिवेंट कर देगा इसको, जिसकी वजह से रिएक्शन इम्पेड हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे लिविंग ग्रुप है SN1 SN2 में दोनों मैकेनिज्म में ये फेवर करता है एफिशिएंटली लिविंग ग्रुप को कि वो इजीली डिसोसिएट हो पाए आपका अल्काइल हैलाइड से। हमें लिविंग ग्रुप को अल्काइल हैलाइड से एक तरीके से डिसोसिएट करना है।
ठीक है। अब लीविंग ग्रुप है जिसमें आइडियल अगर लीविंग ग्रुप आप देखोगे तो वीक बेसिस देखने को मिलेंगे, जैसे हमारा हेलाइड आयंस है, सल्फोनेट आयंस है, ये सारी चीज़ें हमारी फैक्टर्स अफेक्टिंग में आ जाएंगी। ठीक है। अब हम वन बाय वन स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर हैं उनके यूजेस। देखो सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर पढ़ने हैं और इसमें आप नहीं भाग सकते हो, आपको स्ट्रक्चर केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बॉन्डिंग ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, ये आ जाता है एग्जाम में। इस यूनिट में हमारे स्ट्रक्चर, इस यूनिट में नहीं, पर्टिकुलरली एल्काइल हैलाइड में आपको देखने को मिलेंगे 7 है। ठीक है। आपके जो है यहाँ पे 7 स्ट्रक्चर हैं या बोलो 7 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हमने पढ़ना है और इनको आप याद करोगे। आज से अगर वन वीडियो आप अगर देखते हो और उस हिसाब से नोट्स के हिसाब से, नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे देख लेना, वहाँ से मिल जाएगा। तो पढ़ोगे इजीली याद हो जाएगा। अगर एक साथ क्रैम करने की कोशिश करोगे एग्जाम से पहले तो टफ हो जाएगा। केमिकल स्ट्रक्चर ना दिमाग से निकल जाएंगे आपके। सबसे पहला है हमारा इथाइल क्लोराइड, क्लोरोईथेन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इथाइल क्या है? अगर मिथाइल हमारा CH3 है तो यहाँ अगर ये ईथ है 2 हो गया तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका C2H5। ये आपको याद रखना है। क्या ऐड करना है इसमें? क्लोरीन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्लोरोईथेन, वो सॉरी इथाइल क्लोराइड हो जाएगा, या इसको हम क्लोरोईथेन भी बोल सकते हैं, आप मान के चलो ऐसा। अब इसमें इथाइल ग्रुप हो जाएगा आपका, CH3 CH2 आ जाएगा, वो बॉन्ड करेगा क्लोरीन एटम से। ऐसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आप बताओगे, आप लिख सकते हो। बॉन्डिंग में जो हमारा कार्बन एटम है वो सिंगल बॉन्ड बनता है इनके बीच में। ठीक है। यहाँ इथेन की बात हो रही है, यहाँ कुछ भी एल्कीन नहीं है। एल्कीन में हमें क्या जरूरत होती है? डबल बॉन्ड की, बट यहाँ पर नहीं है। यहाँ सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, साथ ही साथ यहाँ टर्मिनल कार्बन देखने को मिलेगा, वो बॉन्ड करेगा 3 हाइड्रोजन से। ठीक है। 3 हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे। अदर कार्बन बॉन्ड करेगा 2 हाइड्रोजन से, क्योंकि CH3 और CH2 है यहाँ पे, तो ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड कर रहा है, ये कार्बन यहाँ 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड करेगा। और एक हमारा क्या है यहाँ? क्लोरीन का एटम है, 1 क्लोरीन एटम है। आपको समझ आ गया इस तरीके से। ज्योमेट्री की अगर बात करें, ज्योमेट्री में ये टेट्राहेड्रल है। हम ऊपर पढ़ के आए थे टेट्राहेड्रल में क्या क्या एज इन देखा था ना, एल्केन में किस तरीके से होता है, क्या बॉन्ड एंगल है। तो ये हमारा टेट्राहेड्रल है। 2 कार्बन है आपके, इथाइल से ईथ मान के चलो, यहाँ आपके 2 कार्बन हो गए, उनके साथ एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, साथ ही साथ एक कार्बन पे हमारा एक क्लोरीन एटम है। ठीक है। टेट्राहेड्रल हो गया। ज्योमेट्री हमें पता चल गई, आपको याद हो गया इथाइल क्लोराइड क्लोरोईथेन। मैं जो पढ़ा रही हूँ, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ना आपको, तो आप उसको आज ही याद करो। स्ट्रक्चर में ना बहुत मुश्किल हो जाती है, जब एग्जाम के टाइम पे हम एक साथ पढ़ना शुरू करते हैं ना, बहुत भारी हो जाता है। अब आपका जैसे इथाइल क्लोराइड है या क्लोरोईथेन है, अब उसमें क्या होगा? आपको एनेस्थेटिक की तरह आप यूज़ कर सकते हो। लोकल एनेस्थीशिया हो सकता है, आपका रेफ्रिजरेंट है, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर, अगर जहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आना है, जब इवेपोरेट होना शुरू होगा ये कूलिंग इफेक्ट देता है, तब एनेस्थेटिक की तरह यूज़ करोगे। आपका सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। अगर देखो जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप एक यूज़ हमेशा याद रखना, उसको हम सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी सिंथेसिस में वो टेक पार्ट कर सकता है, किसी केमिकल एक्सट्रैक्शन में टेक पार्ट कर सकता है, कहीं ना कहीं काम आएगा। केमिकल इंटरमीडिएट है जहाँ पे प्रोडक्शन अदर केमिकल जैसे इथाइल सेलुलोज है उनके लिए ज़रूरी है। अब आपका क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म तो भाई तुम लोगों ने सुना ही होगा, बिल्कुल सुना होगा। क्लोरोफॉर्म किडनैपिंग के लिए काम आता है। इसको क्या करते हैं, वो हैंकरचीफ में लगाते हैं और बस किडनैप कर लेते हैं, ऐसा ही होता है। क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरो बोल रहा है तो यहाँ पे 3 क्लोरो लगेंगे हमारे मीथेन के साथ, CHCl3। ठीक है। अब क्या हो गया? मीथेन में तो आपने देखा था CH4 था, क्यों यहाँ क्यों नहीं लगा? क्योंकि जब हम इसकी वो कंप्लीट कर रहे थे तो कुछ इस टाइप से आएगा। एक यहाँ पे जैसे C है हमारा, C के साथ 3 जगह तो क्लोरीन लग जाएंगे, कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लगेंगे, बट एक जगह पे हमारा हाइड्रोजन लगेगा, तो ऐसे ये CH3Cl हो जाएगा या ट्राइक्लोरोमीथेन बोला जाएगा। ठीक है, ये समझ गए आप। एक हमारा हाइड्रोजन है, 3 हमारे क्लोरीन है।
बस ये है। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसे आ जाएगा, इसका जो हमारा ज्योमेट्री है ये भी टेट्राहेड्रल है, जहाँ पे क्लोरीन एटम की ज़्यादा स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि उसका कंपेरेटिवली हाइड्रोजन से साइज ज़्यादा बड़ा है। बस इतना याद रखना है। क्लोरोफॉर्म याद हो गया, CH करेक्ट। वहाँ पे क्या है, 3 क्लोरीन एटम है, 1 हाइड्रोजन अटैच है हमारे किसके साथ, कार्बन के साथ। एनेस्थेटिक, सॉल्वेंट, इंटरमीडिएट, एक्स्ट्रा आप याद करोगे क्लोरोफॉर्म, हम पेस्टिसाइड में भी इसको यूज करते हैं। अब आते हैं हम ट्राइक्लोरोइथाइलीन पर। अब इसमें ट्राई है, ट्राइक्लोर, 3 तो हमारे क्या है, क्लोरीन है। फिर हमारा इथाइलीन है, इथाइलीन में समझ जाओ डबल बॉन्ड वहां होने वाला है। इथाइलीन में C2H होने वाला है क्योंकि Cl हमारा 3 है, ये पूरा कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। C2HCl3। अब जैसे हमारे यहाँ 2 कार्बन है तो कैसे अटैच होगा, यहाँ Cl एक तरीके से यहाँ, अच्छा ये वो वाला है, अगर देखा जाए ट्राइगोनल प्लानर है, सॉरी ये ट्राइगोनल प्लानर है, तो इसमें जो क्लोरीन अटैच होगा डबल बॉन्ड के साथ वो इस तरीके से होगा क्योंकि हमारा ये नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे ना डबल बॉन्ड लगेगा। जब यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा क्योंकि इसकी ऑलरेडी यहाँ पूरा हो जाएगा तो इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, सॉरी मैंने वो देखा नहीं, बट हाँ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में देखा जाए 2 कार्बन बैकबोन रहेंगी जिसका एक डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, और हर कार्बन में बॉन्डिंग देखा जाए तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जिसकी वजह से प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। अब जैसे इथाइलीन है ना, इथाइलीन में हमने देखा था sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और एल्केन में देखा था, या इथेन में मीथेन जो भी था वहां पे हमने क्या देखा था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसको यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट में, केमिकल एक्सट्रैक्शन, इन सब प्रोसेस में हम इसको यूज करते हैं, करेक्ट। अब देन हमारा है टेट्राक्लोरोइथाइलीन। अब टेट्राक्लोरोइथाइलीन यहाँ भी देखो डबल बॉन्ड आने वाला है, तो यहाँ क्या है हमारा, इस तरीके से फॉर्म होगा, ठीक है, कार्बन फॉर्म हुआ। अब इसको आप क्लोरीन से अटैच करोगे, टेट्राक्लोरो, टेट्रा मतलब 4 क्लोर है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे 4 क्लोरीन एटम है ऐसा मान के चलो, ठीक है। क्लोरीन 2 ईच साइड है, वो बॉन्ड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर। अब हमारा जो इथाइलीन होता है या एल्कीन होता है वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, ट्राइगोनल प्लानर फॉर्म होता है जिसमें हर कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, उसकी वजह से प्लानर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको। तो इसमें क्या है, C2, यहाँ 2 C है, C मतलब ये कार्बन है, 2 कार्बन है और उनके साथ हमारे 4 क्लोरीन एटम आपको दिखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर याद हो गया। ये स्ट्रक्चर 1 बाय 1 आगे जाके थोड़े से हार्ड होने शुरू हो जाएंगे, बट स्टिल हमें अभी से अपना बेस क्लियर करके चलना है। ड्राई क्लीनिंग के टाइम पर हम यूज कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट, जिससे कि हम अपना फैब्रिक्स क्लीन करने में काम आता है। डीग्रीसिंग है, मेटल पार्ट्स हैं कुछ, वहाँ पे डीग्रीसिंग करनी है ऑटोमोटिव में या फिर मेटल वर्किंग इंडस्ट्री के टाइम पे, केमिकल सिंथेसिस में एज एन इंटरमीडिएट की तरह ये काम करता है। अब हमारा है डाइक्लोरोमीथेन। अब यहाँ मीथेन है तो यहाँ पे क्या नहीं देखने को मिलेगा, ये टेट्राहेड्रल है। हमारा जो एल्केन होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। और जहां हमारा एल्कीन आ जाता है, एल्कीन हो जाता है हमारा ट्राइगोनल। समझ गए, क्लियर, इजीली याद हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमारा मिथाइलिन क्लोराइड बोल दो या डाइक्लोरोमीथेन बोल दो, तो इसको आप कैसे लिखोगे, हमारा CH2Cl है, CH2Cl2। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन एटम हो गए। मीथेन हमारा ऐसे मान के चलो CH4 मान के चलना है नहीं है। अब क्योंकि जो यहाँ पे 2 क्लोरीन थे तो ये 4 के सिर्फ 2 ही H रह जाएंगे, ठीक है, समझ गए। 2 क्लोरीन यहाँ भी तो आएगा तो पूरा हो जाएगा हमारा कार्बन की रिएक्टिविटी या जो हमारा कंपाउंड फॉर्म होने वाला है। कार्बन है, कार्बन से हमारा अटैच हो जाएगा क्लोरीन, हमारे फिर हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे यहाँ पे और ये क्लोरीन अटैच हो जाएगा, तो क्या है पूरा ऑर्बिट कंप्लीट हो गया हमारा, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट फॉर्म करना था ना 4 कार्बन का। तो ये देखो आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। अब इसको कैसे, ये तो चलो हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया। स्ट्रक्चर के बाद जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट की तरह आप यूज करोगे फार्मास्यूटिकल रिएक्शन के लिए या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करना है
है उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो। जब आपको पेंट रिमूव करना है, डिक्रीज करना है, तब हम इसको पेंट स्ट्रिपिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। डाइक्लोरोमीथेन को एक्सट्रैक्शन के टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका टेट्राक्लोरोमीथेन है। अब इसको समझो, टेट्रा मतलब 4 क्लोरीन एटम आ गए, Cl4 हो गया हमारा। फिर ये मीथेन है। अगर C के पूरे सराउंडिंग में, C के नहीं, कार्बन के पूरे सराउंडिंग में अगर 4 क्लोरीन लगने वाले हैं तो इसका मतलब हमारा एक C काफ़ी है, एक कार्बन काफ़ी है। तो क्या हो जाएगा, C से, भाई देखो गलत जगह मत जाना, C मतलब कार्बन, ठीक है। C है ये कार्बन क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसको बोल सकते हो। नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में सोचो, लेकिन बच्चों के मजे कैसे लेंगे ये लोग, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करो ना, बेचारों को थोड़ा सफर कराओ, इसलिए उन्होंने लिखा है टेट्राक्लोरोमीथेन। कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं है, टेट्राक्लोरोमीथेन हो गया। अब देखो इसका हमें सब लाइक एल्केन का पार्ट है, एन है यहाँ, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। सॉल्वेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं इसको, या फिर हम इसको फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज कर सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड को। रेफ्रिजरेंट है, पेस्टिसाइड है, यहाँ पे यूज करोगे। अब देन आपका आइडो फॉर्म है या ट्राई आइडोमीथेन। अब देखो ट्राई आइडोमीथेन है, आपका जो आयोडीन है या आयोडाइड, आयोडो जो भी है, वो कितने हैं, वो 3 हैं। तो मतलब कार्बन के पास 3 तो आयोडीन हो गए, बट हाँ उसके पास क्या नहीं है, एक पूरी प्रॉपर होने के लिए H की कमी है, तो यहाँ पे CHI3 हो जाएगा। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ट्राई आइडोमीथेन। समझ गए, केमिकल फॉर्मूला आप इजीली बना लोगे। मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है उसको आप बता दोगे कि देखो एक तो कार्बन एटम है, वो बॉन्ड करेगा एक हाइड्रोजन एटम से, उसके साथ 3 आयोडीन एटम और अटैच हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्राई आइडोमीथेन। बॉन्डिंग की बात करें तो कार्बन एटम हमारा 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक हाइड्रोजन के साथ, 3 आयोडीन के साथ, ये बॉन्डिंग हो गई। तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा ये बताना। ज्योमेट्री में जब टेट्राहेड्रल, देखो ये चीज़ ना कोई नहीं पढ़ाता, बहुत ही रेयरली केसेस में आपको आपकी फैकल्टी या आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, तो इसलिए बोलती हूँ कि अभी पढ़ लो, अभी टाइम है, अभी समझ जाओगे, बेसिक क्लियर हो जाएंगे, तो आगे जाके ना परेशानी नहीं होगी, फिर घूमते नहीं फिरोगे कि यार केमिस्ट्री हो नहीं रही है, केमिस्ट्री कैसे करें। तो ठीक है, अभी मेहनत कर लोगे, अभी हार्डवर्क कर लोगे, या अभी समझ जाओगे अच्छे से। बार बार देखो, बार बार देखने से क्या होगा, आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या एटलीस्ट हम क्या मिसिंग कर रहे हैं, हमें किस तरीके से पढ़ना है, वो समझ आ जाएगा। नोट्स उठाओ, नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो 1 एट अ टाइम, आई ऑलवेज रिकमेंड 1 एट अ टाइम देखो, रोज़ देखो, दिन में 2 वीडियो देखो, बट डिफरेंट सब्जेक्ट की देख लो, बट 1 एट अ टाइम देखोगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ईजीली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका आयोडीन फॉर्म। अब इसको आइडो फॉर्म को आप एज ए एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन इन्वॉल्व है, ठीक है। आयोडीन की वजह से ये एंटीसेप्टिक भी है, इसको आप मेडिकली यूज़ कर सकते हो वुंड को ट्रीटमेंट के लिए। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। फार्मास्यूटिकल में अगर कभी भी डिसइंफेक्टेंट बनना है तो उसको यूज़ करोगे। केमिकल रिएजेंट में अगर आपको इसको केमिकल सिंथेसिस की टाइम पे यूज़ करना है तो ये आप इसको एज सच यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा सारा अभी तक जो हमने पढ़ा है, वो है एल्काइल हैलाइड्स। ये हमारा क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड्स है। अब एल्काइल हैलाइड्स में भी क्या हमने पढ़ा, सारे स्ट्रक्चर पढ़ लिए, स्ट्रक्चर हमें समझ आ गए ना सब चीज़ें। हाँ, तो स्ट्रक्चर समझ आ गए, देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब इसको कंप्लीट कर लो, ये आपका यूनिट 3 का एक पार्ट हो गया। ओके, करेक्ट। बाय बाय, सी यू।